हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके नाम में ही सब डिसीज एक्सप्लेन किया गया है। फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे जो बाउल की नॉर्मल मूवमेंट रहती है, जो हमारे बाउल की नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्टर्ब हुई रहती है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे बाउल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग क्या रहती है, जब हम लोग मतलब खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और वहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, जो न्यूट्रिशंस वगैरह है ना, जो न्यूट्रिशंस वगैरह है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और वहाँ से फ्रेंड्स क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल बाउल थ्रू हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स से वो फिर हमारे बॉडी में से बाहर निकाला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से जो बाउल की नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो ये बाउल मूवमेंट बाउल फंक्शनिंग रहते हैं डिस्टर्ब हुए रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, ये जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका जरा सा डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड एज आईबीएस। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड एज आईबीएस। फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक डिसीज रहता है इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर। ठीक है, इरिटेबल बाउल डिसीज, ये जरा से दूसरा डिसीज है, वो जरा सा हम लोग उसके बाद में देखेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ठीक है, इट इज अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट हैविंग नो ऑर्गेनिक कॉज। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ ऑर्गेनिक कॉज वगैरह नहीं रहता। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एसोसिएटेड कुछ कॉजेस वगैरह नहीं रहता। जनरली फ्रेंड्स जो पेशेंट जो स्ट्रेस फैक्टर रहता है ना, जनरली स्ट्रेस फैक्टर की वजह से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए आईबीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जो फ्रेंड्स जो स्टूडेंट लोग होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, जो वहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा स्टडी का जो स्ट्रेस वगैरह रहता है, या फिर कई बार जो पेशेंट डिप्रेशन के रहते हैं, ठीक है, जिसको पेशेंट को कई बार एंटी डिप्रेशन वगैरह देने पड़ते हैं। ठीक है, जो डिप्रेशन के पेशेंट, जो फिर स्टूडेंट्स वगैरह जिसको स्ट्रेस फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है, या फिर कुछ लेडीज वगैरह जो लेडीज भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ स्ट्रेस फैक्टर वगैरह रहता है फ्रेंड्स ज़्यादा सा, ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स ये आईबीएस ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और फ्रेंड्स ये आईबीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस फैक्टर रहता है, इसलिए उसको कुछ फ्रेंड्स हम लोग कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो हमें कुछ ऑर्गेनिक कॉजेस वगैरह वहाँ पे नहीं मिलते फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इट मे बी कंसीडर एज ओनली डिस्टर्ब फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ओनली डिस्टर्ब फंक्शन होता है। जो जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, बाउल का हमारा जो फंक्शन रहता है ना, प्रॉपर फंक्शन वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ रहता है। ठीक है, इट मे बी कंसीडर्ड एज द ओनली डिस्टर्ब फंक्शन ऑफ आवर बाउल विदाउट एनी अंडरलाइन पैथोलॉजी। वहाँ पे फ्रेंड्स अंडरलाइन कुछ ऐसे पैथोलॉजी नहीं रहती स्ट्रक्चरली। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रक्चरली या फिर कुछ वहाँ पे कुछ एनी डिसीज वगैरह, एनी अदर समझो वहाँ पे बैक्टीरियल वगैरह या फिर वायरल इन्फेक्शन वगैरह, या फिर एनी कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह, ऐसे कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस वगैरह वहाँ पे नहीं देखते फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग उसके सिम्टम्स देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो पेशेंट रहता है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले कंप्लेन रहती है वहाँ पे पेन इन एब्डोमेन। ठीक है, वहाँ पे कंप्लेन क्या रहता है पेशेंट की, पेन इन एब्डोमेन। इसके साथ साथ पेन इन एब्डोमेन के साथ साथ कुछ अदर सिम्टम्स भी रहते हैं, या फिर पेशेंट का जैसे बाउल मूवमेंट वगैरह चेंज हुए रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कई बार क्या होता है पेशेंट को ऐसे डायरिया रहता है, कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है। ये सब चीज़ें उसके एसोसिएटेड पेन इन एब्डोमेन के साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स कुछ ऐसे रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जैसा हम लोग देख लेते हैं कि उसके सिम्टम्स वगैरह क्या क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले जैसे सिम्टम्स मैंने बताया कि फ्रेंड्स पेन इन एब्डोमेन। ठीक है, पेन इन एब्डोमेन विच इज रिकरेंट, ये कंटिन्यूअस रहता है फ्रेंड्स। कंटिन्यूअस मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार महीने में 3 दिन तक कंटिन्यूअस पेन रहता है, या फिर कई बार पेशेंट ये सब पेशेंट को सिम्टम्स फ्रेंड्स कई महीनों तक भी पेशेंट को सिम्टम्स से रह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन सिम्टम्स कैसे है फ्रेंड्स, पेशेंट को रह के आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ दिनों तक ये सिम्टम्स रहते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, और कुछ दिनों से फिर से सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए पेशेंट को जो पेन इन एब्डोमेन है विच इज रिकरेंट इन नेचर रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जरा पेक्युलर सिम्टम्स है, इसका जरा सा। ठीक है, ये पेक्युलर सिम्टम्स है यहाँ पे आईबीएस में, पेन इन एब्डोमेन विच इज रिकरेंट इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक दूसरा सिम्टम्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चेंज इन बाउल हैबिट्स। ठीक है, तो क्या होता है चेंज इन बाउल हैबिट्स, हमें तो आईबीएस के पेशेंट को जो बाउल के हैबिट्स रहते हैं ना, उसके हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, या कई बार पेशेंट को डायरिया रहता है। उसके साथ साथ पेशेंट को क्या होता है, कई बार स्टूल पास करने वक्त थोड़ा सा स्टूल निकलता है, या फिर पेशेंट को ऐसा फीलिंग होता है कि अच्छी तरह से मेरा बाउल क्लियर नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे ऐसे सिम्टम्स पेशेंट को देख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन बाउल हैबिट्स दैट इज कॉन्स्टिपेशन, कई बार डायरिया होता है, और इनएबिलिटी टू एम्प्टी बाउल। ठीक है, हम लोग पेशेंट अच्छे मोशन साफ करने के बाद भी पेशेंट को लगता है कि अच्छी तरह से मेरा बाउल क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स,
Fleeting bowel habits, that is constipation, diarrhea, inability to complete bowels, ये सिम्टम्स में पेशेंट में दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। कई बार पेशेंट को इंडाइजेशन वगैरह लगता है, कई बार पेशेंट को इसलिए नॉशिया भी लगता है। ठीक है, इंडाइजेशन, नॉशिया, ये सब सिम्टम्स भी इसके साथ साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स इंडाइजेशन हो गया, नॉशिया, पासिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ गैसेस। ठीक है, पेशेंट में जैसे गैसेस वगैरह, जैसे मैंने बताया था कि फ्रेंड्स जो पेशेंट को मतलब हम लोग उसको चने की दाल वगैरह खाते हैं, तो अच्छे चने की दाल जो बड़े चने रहते हैं ना, बड़े चने की दाल वगैरह खाते हैं तो एंटीट्रिप्सिन वगैरह वहाँ पे सीक्रेट होता है और वहाँ पे फ्रेंड्स गैसेस डिस्टेंशन वगैरह होता है। इस टाइप में फ्रेंड्स पेशेंट को कैसे एक्सेस गैसेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और अर्जेंट नीड ऑफ डिफिकेट, मतलब पेशेंट को वैसे जल्दी मोशन के लिए जाने के लिए जरा सा जल्दी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए अर्जेंट नीड ऑफ डिफिकेट, पेशेंट को जल्द से जल्द पेशेंट को खाना मोशन को जाने की जरा सा जल्दी हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, कई बार होता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल पेशेंट को समझो लूज मोशंस वगैरह लगती है, लूज मोशंस लगती है तो कैसे पेशेंट एकदम अर्जेंसी होती है ना मोशन को जाने के लिए, उस टाइप की फ्रेंड्स इसमें अर्जेंसी हो जाती है डिफिकेट के लिए। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स हम लोग दूसरा सिम्टम्स देख लेते हैं, पैसेज ऑफ म्यूकस, जो स्टूल में कई बार पेशेंट को म्यूकस प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्टूल में कई बार पेशेंट को म्यूकस भी जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर अबनॉर्मल स्टूल पैसेज, या फिर अबनॉर्मल स्टूल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कई बार स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है पेशेंट को, या फिर जैसे कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में स्ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा सा स्टूल निकलता है, इस टाइप में निकलता है। या फिर कई बार अर्जेंसी ऑफ स्टूल रहते हैं, जैसे कि लूज मोशंस में पेशेंट को अर्जेंसी रहते हैं ना, उस टाइप के पेशेंट को कई बार अर्जेंसी वगैरह होती है। ठीक है, इसलिए अबनॉर्मल स्टूल पैसेज मतलब कई बार स्ट्रेनिंग और कई बार अर्जेंसी ऑफ स्टूल रहता है। या फिर कई बार जैसे मैंने बताया था फ्रेंड्स फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब पेशेंट को फ्रेंड्स अच्छी तरह से लैट्रिन होने के बाद भी पेशेंट को लगता है कि थोड़ा बहुत स्टूल हमारे और थोड़ा बहुत स्टूल है। ठीक है, अच्छी तरह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेशेंट इन जनरल सेटिस्फाई नहीं रहता है स्टूल पास करने में। ठीक है, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं रहता है स्टूल पास करने के बाद में, इसलिए सिम्टम्स ऐसे बताया गया है फ्रेंड्स, स्ट्रेनिंग, अर्जेंसी ऑफ एंड फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ये सब सिम्टम्स वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बाद में फीलिंग ऑफ अब्डोमिनल फुलनेस वगैरह, पेशेंट को कैसे कई बार पेशेंट का अब्डोमिनल फुलनेस वगैरह लगता है, जैसे कि पेशेंट को कैसे गैसेस डिस्टेंशन वगैरह लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे कई बार पेशेंट को अब्डोमिनल फुलनेस भी दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पे गैसेस फुलनेस वगैरह, ऐसे सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स सिम्टम्स देख लिया अभी मुंह के। ठीक है, ये हो गए सिम्टम्स है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। अब हम लोग फ्रेंड्स इसके कुछ अलार्मिंग फीचर्स देख लेते हैं वहाँ पे। ये सिम्टम्स हम लोग अलार्मिंग फीचर्स यहाँ पे कुछ आईबीएस के दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसको हमें अच्छे तरह से इवेलुएट करना पड़ता है, आगे जाके इसको इन्वेस्टिगेट वगैरह करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग आईबीएस खेलते रहते हैं और वहाँ पे पेशेंट को कई बार कैसे ये कोलोरेक्टल कैंसर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा से सिम्टम्स वगैरह दिख रहे हैं, पेशेंट को समझो कुछ अलार्मिंग फीचर्स यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देता है, तो हमें जरा सा अलग माइंडसेट के साथ हमें वहाँ पे सोचना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार जो कोलोरेक्टल कैंसर्स वगैरह रहते हैं ना, कोलोरेक्टल कैंसर्स वगैरह वहाँ पे प्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जरा सा हमें ध्यान से देखना है कि कुछ अलग ये, इसलिए जरा अलार्मिंग फीचर्स भी यहाँ पे देखने रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले समझो पेशेंट का एज समझो 50 ईयर्स से ज़्यादा है और पेशेंट को सब ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमें कोलोनोस्कोपी वगैरह करके जरा सा ये डिसीज को इवेलुएट करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, एज होगा 50 ग्रेटर देन 50 ईयर्स। बाद में पेशेंट को समझो इस सिम्टम्स के साथ साथ कुछ वेट लॉस भी है। ठीक है, बाद में पेशेंट को समझो नॉक्टर्नल सिम्टम्स है फ्रेंड्स। जनरली ये जो आईबीएस के पेशेंट है ना, ऐसे आईबीएस के पेशेंट को समझो ये रात में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते फ्रेंड्स। ठीक है, इनके पेशेंट को ऐसे नॉक्टर्नल सिम्टम्स मतलब रात में पेशेंट को सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो हमें जरा सा डिफरेंशिएटिंग कुछ ऐसा जरा सोचना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, वहाँ पे आईबीएस के अलावा कुछ अदर डिसीजेस तो नहीं है, फॉर एग्जांपल आईबीडी तो नहीं है। ठीक है, जो मतलब इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमें जरा सा देखनी पड़ती है फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर इरिटेबल आईबीडी है मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर सीए रेक्टम वगैरह तो नहीं है, ये सब जरा सा उसमें यहाँ पे जरा सा सोचना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, बाद में पेशेंट को समझो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर है, इसके साथ साथ सिम्टम्स पेशेंट को और पेशेंट को उसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर वगैरह है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स कोलोनोस्कोपी वगैरह हमें करनी पड़ती है फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में पेशेंट के साथ समझो अनीमिया है, रेक्टल ब्लीडिंग है, पेशेंट को एनीमिया है, तो फ्रेंड्स जरा से डिसीज अलग इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम आईबीएस के पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह दिखाई नहीं देती फ्रेंड्स। ठीक है, इनकेस आईबीएस के पेशेंट में वगैरह जरा सा ब्लीडिंग वगैरह दिखाई दे रही है या फिर पेशेंट को एनीमिया वगैरह डेवलप हो रहा है, तो हमें जरा सा अच्छी तरह से उसको इवेलुएट या इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है फ्रेंड्स आगे जाके। ठीक है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स कई बार क्रॉन्स डिसीज या फिर पेशेंट को फ्रेंड्स कई बार कुछ ब्लीडिंग रेक्टल ब्लीडिंग वगैरह है, तो जैसा कुछ कोलोन में वगैरह कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस वगैरह हुए क्या, ये सब चीज़ें हमें देखने पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स इसका ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स वगैरह अलार्मिंग फीचर्स वगैरह मैंने जैसे कि बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है,
फ्रेंड्स। और इसको जो सा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नोट डाउन करनी रहती है कि यहाँ पे फ्रेंड्स IBS में जो रोम 3 क्राइटेरिया दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। जो रोम फाउंडेशन था, रोम फाउंडेशन ने ये 3 क्राइटेरिया बताए थे फ्रेंड्स, ठीक है। इनके से 3 क्राइटेरिया वगैरह हमें फुलफिल करता है तो एक ऐसे फ्रेंड्स IBS का पेशेंट डायग्नोसिस हो जाता है वहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि वो फ्रेंड्स वहाँ पे IBS के पेशेंट में जो पैथोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस मतलब कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं रहती, कुछ वहाँ पे कुछ बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन वगैरह ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए पेशेंट को सिम्टम्स देख के ही हमें वहाँ पे डायग्नोसिस करना पड़ता है वहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए रोम फाउंडेशन ने ये 3 क्राइटेरिया बताए हैं हमें ये IBS के पेशेंट डायग्नोसिस करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि रोम 3 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ IBS क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि पेशेंट को समझो कैसा रहता है, रिकरेंट अब्डोमिनल पेन रहता है। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स पेशेंट को वैसा ही पेकुलर सिम्टम्स हैं IBS में, रिकरेंट अब्डोमिनल पेन रहता है पेशेंट में, ठीक है। रिकरेंट अब्डोमिनल पेन रहता है, इसलिए सबसे पहले फ्रेंड्स रोम 3 क्राइटेरिया में रिकरेंट अब्डोमिनल पेन रहता है और डिस्कम्फर्ट फॉर एटलीस्ट कितने महीने में 3 दिन तक, ठीक है। महीने में 3 दिन तक ये सिम्टम्स रह सकते हैं, रिकरेंट अब्डोमिनल पेन या फिर डिस्कम्फर्ट वगैरह, ऐसा 3 सिम्टम्स पेशेंट को कम से कम 3 दिन तक रह सकते हैं महीने में। और ऐसा फ्रेंड्स पेशेंट को ये 3 महीने तक आगे हो सकता है फ्रेंड्स सिम्टम्स ये, ठीक है। महीने में कम से कम 3 दिन तक ये सिम्टम्स रहते हैं और पेशेंट को अगले 3 महीने तक सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह भी दिखते हैं, तो ये फ्रेंड्स कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि IBS का पेशेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। जरा हम लोग देख लेते हैं कि रोम 3 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ IBS, ठीक है फ्रेंड्स। ये रिकरेंट अब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट एटलीस्ट फॉर 3 डेज, ठीक है। एटलीस्ट फॉर 3 डेज पर मंथ, एटलीस्ट फॉर 3 डेज पर मंथ इन द लास्ट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। लास्ट फॉर 3 मंथ्स मतलब फ्रेंड्स ये रिकरेंट अब्डोमिनल पेन रहता है और डिस्कम्फर्ट रहता है पेशेंट को महीने में 3 दिन तक रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। महीने में 3 दिन तक रहता है और फॉर एटलीस्ट फॉर 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ तक ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट में, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विद 2 or more of the following 2 or more following features, ठीक है। एसोसिएटेड विद 2 or more following features, ठीक है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ ही कुछ अलग होती है 2 या 3 सिम्टम्स ये पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं, तो फ्रेंड्स ये रोम 3 क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाता है और IBS का डायग्नोसिस हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम देख लेते हैं, रिकरेंट अब्डोमिनल पेन विथ इंप्रूवमेंट विथ डिफिकेशन, ठीक है। पेशेंट को समझो रिकरेंट अब्डोमिनल पेन है और पेशेंट को समझो डिफिकेशन होने के बाद मतलब पेशेंट लैट्रिन जाने के बाद पेशेंट को अच्छा लगता है, तो पेशेंट को ये फ्रेंड्स ये पहला क्राइटेरिया फुलफिल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट को समझो रिकरेंट अब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट वगैरह रहता है, ये फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स का इंप्रूवमेंट होता है, पेशेंट को इंप्रूवमेंट होता है। डिफिकेशन मतलब पेशेंट को डिफिकेशन होने के बाद मतलब लैट्रिन पास करने के बाद पेशेंट को समझो आराम लगने लगता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स ऑनसेट एसोसिएटेड विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, मतलब पेशेंट को समझो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मतलब पेशेंट को समझो टाइमिंग वगैरह चेंज होता है स्टूल का, या फिर कई बार में समझो कॉन्स्टिपेशन डायरिया जैसे मैंने बताया ना फ्रेंड्स, वैसे समझो पेशेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो ये ऑनसेट ऑफ एसोसिएट मतलब ये रिकरेंट अब्डोमिनल पेन ऑनसेट होने लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑनसेट हो जाता है रिकरेंट अब्डोमिनल पेन का फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स होता है ऑनसेट एसोसिएटेड विद चेंज इन फॉर्म ऑफ स्टूल, ठीक है। चेंज इन फॉर्म ऑफ स्टूल मतलब पेशेंट का जो स्टूल अपीयरेंस रहता है, स्टूल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। इनके स्टूल अपीयरेंस चेंज हो गया तो पेशेंट को समझो ये रिकरेंट अब्डोमिनल पेन उसका ऑनसेट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। रिकरेंट अब्डोमिनल पेन ऑनसेट हो जाता है। इस टाइप से समझो 3 क्राइटेरिया दिए हैं फ्रेंड्स रोम ने, ठीक है। रोम ने 3 क्राइटेरिया दिए हैं ये डायग्नोसिस के लिए IBS के लिए। इनकेस यहाँ से 1 या 2 या 3 सिम्टम्स यहाँ पे समझो दिखाई देते हैं रिकरेंट अब्डोमिनल पेन के साथ, या फिर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है IBS के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं एंड रोम 3 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ IBS ये कंफर्म हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमें डायग्नोसिस करने के लिए ये 3 क्राइटेरिया पेशेंट को फुलफिल करना ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। फुलफिल हो गया तो IBS के पेशेंट यहाँ पे डायग्नोस हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि IBS में इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया था फ्रेंड्स IBS में जो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ना, IBS में जो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल या फिर कुछ वहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस वगैरह नहीं रहते हमारे कोलन और या बॉल में, इसलिए हमें जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए रोम 3 क्राइटेरिया ये देखना ही पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। द डायग्नोसिस इज क्लिनिकल इन नेचर, ठीक है। ये डायग्नोसिस कैसे क्लिनिकल इन नेचर है एंड कैन बी it is clinical in nature and can be made confidently with in most of patients using the Rome criteria। हम लोग Rome criteria यूज करने के बाद कंफर्म डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे, हम लोग कॉन्फिडेंटली डायग्नोसिस हम लोग ये कर सकते हैं Rome 3 क्राइटेरिया के साथ साथ, ठीक है। एंड कंबाइंड विद अब्सेंस ऑफ अलार्म फीचर्स, इनकेस ये Rome 3 क्राइटेरिया पेशेंट फुलफिल करता है और जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स अलार्म फीचर्स जो है ना, अलार्मिंग फीचर्स समझो पेशेंट में नहीं है तो हम लोग ये कंफर्म डायग्नोसिस कर लेते हैं फ्रेंड्स IBS का पेशेंट है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में पेशेंट को उसके साथ साथ हम लोग कुछ CBC भी कर लेते हैं,
वहाँ पे पेशेंट को समझो कुछ एनीमिया वगैरह तो एक्सक्लूड करने के लिए हमें वहाँ पे सीबीसी करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स सिग्मोइडोस्कोपी, दरअसल लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह देखने के लिए हम लोग सिग्मोइड वगैरह कोलन एग्जामिन करने के लिए हम लोग उसको वहाँ पे सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे कुछ